वार्निंग, अगर तुम बच्चे हो तो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए नहीं होने वाली। सोचो अगर तुम्हारे पास एक ऐसी पावर आ जाए जिससे तुम ये देख पाओ कि किसने किस किस के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है, तो तुम ऐसी पावर का क्या करोगे? वैसे तुम्हें ऐसी पावर चाहिए ही क्यों? खैर, हमारी ये कहानी एक ऐसी ही लड़की की है जिसके पास इस तरह की पावर थी, लेकिन क्या वो पावर उसके लिए कोई वरदान बनती है या फिर कोई शाप? चलिए जानते हैं इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत एक लड़की ह्योन से होती है जो बिल्कुल अकेली रहती है। वो ना ही किसी इंसान से मिलती है और ना ही किसी से डायरेक्ट बात करती है। आज सुबह कार के हॉर्न की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। वो बाहर देखती है तो उसे एक हाई स्कूल की लड़की सियोना दिखाई देती है जिसके सर पर एक रेड लाइन थी और कार में बैठे आदमी के सर से कई सारी रेड लाइंस निकल रही थी। वो आदमी अपनी भतीजी सियोना को कार में बैठने के लिए कह रहा था, लेकिन सियोना मना कर देती है। तभी ह्योन की नजर सामने की बिल्डिंग में एक औरत पर जाती है जिसके सर से भी एक से ज्यादा रेड लाइंस निकल रही थीं। वो औरत ह्योन को देखकर मुस्कुराती है, लेकिन ह्योन तो डर कर अंदर भाग जाती है। इसके बाद ह्योन बताती है कि उसके पास एक खास पावर है। उसे लोगों के सर से रेड लाइंस निकलती हुई दिखती हैं, जो कि एक इंसान को उस दूसरे इंसान से जोड़ती हैं जिसके साथ उसने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया है। ह्योन उन लाइंस को टीवी और फोटोज तक में देख पाती है। वो कहती है कि बचपन से ही उसके पास ये पावर थी और उसने अपने डैड के सर से भी एक से ज्यादा रेड लाइंस निकलती हुई देखी थी, लेकिन तब उसे इस चीज की समझ नहीं थी और उसने वो रेड लाइंस एक ड्राइंग में भी बना दी। लेकिन उसकी माँ ने जब ये ड्राइंग देखी तो वो सब समझ गई कि उनका पति उनकी बहन के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रहा है। इसीलिए उन्होंने अपने पति के चाकू मार दिया और फिर भाग गईं। ह्योन ये सब देख रही थी और उस दिन के बाद से ह्योन को यकीन हो गया कि उसकी ये पावर लोगों की ले सकती है। मतलब ये कोई वरदान नहीं बल्कि एक शाप है। ह्योन बताती है कि मैंने लेने की भी कई बार कोशिश की थी, लेकिन हर बार वो जिंदा बच जाती थी। तब उसे पता चला कि वो अमर भी है। ये सारी पावर्स देखने के बाद ह्योन ने अपनी जिंदगी का एक नया मकसद बना लिया। उसे अब पता लगाना था कि ये रेड लाइंस आखिर कहाँ से आई हैं और इन्हें किसने बनाया है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस दुनिया में कोई और भी है जो इन रेड लाइंस को देख पाता है या फिर वो अकेली है? अब इसके कुछ समय बाद वही दूसरी बिल्डिंग वाली लेडी ह्योन के घर की डोरबेल बजाती है। वो बताती है कि मैं यहाँ पर नई हूँ, मेरा नाम ह्योन है। ह्योन बाहर ही खड़ी होकर काफी फ्रेंडली अंदाज में ह्योन से बात करती है और बताती है कि मैं फल लेकर आई हूँ। लेकिन ह्योन को लोगों से बात करने में डर लगता था। वो ना ही दरवाजा खोलती है और ना ही उस औरत की बातों का कोई जवाब देती है। कुछ समय बाद ह्योन फल वहीं पर रखकर यहाँ से चली जाती है और तब ह्योन थोड़ा सा दरवाजा खोलकर उन फलों को उठाती है और खाने लगती है। उसे ये काफी अच्छे लगते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ हम एक डिटेक्टिव जीवुक को देखते हैं, जो कि वही आदमी है जिसके सर से ह्योन ने कई सारी रेड लाइंस निकलती हुई देखी थी। वो अपने पुलिस स्टेशन में आता है जहाँ उसका कलीग डोंग और यहीं पर काम करने वाली एक लड़की भी होती है। जीवुक तो लोगों के साथ मिलकर रेड लाइंस बढ़ाने में काफी एक्सपर्ट था और वो यहाँ पर एक लड़की के साथ भी मिलकर रेड लाइंस बढ़ाने लगता है। वहीं स्कूल में हम जीवुक की भतीजी सियोना को देखते हैं जिसे कई सारी गुंडी लड़कियां मिलकर बुली कर रही थीं। तभी उनकी लीडर यंग यहाँ पर आती है। वो भी सियोना को मारकर उससे कहती है कि तूने ही टीचर के पास जाकर मेरी रिपोर्ट की थी ना। सियोना मना करती है, लेकिन यंग अब नहीं मानती और कहती है कि अब तू मुझे पैसे लाकर देगी और अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तुझे छत से नीचे फेंक दूंगी। इधर जीवुक के पास अब एक मर्डर केस आता है। एक औरत का उसके घर में ही मर्डर हो गया था, लेकिन अजीब बात तो यह थी कि इस औरत के घर से ना ही तो कोई सामान गायब हुआ था और ना ही औरत का कोई फिजिकल असोल्ट हुआ था। अब तभी एक और डिटेक्टिव यहाँ पर आकर बताती है कि हमें एक विटनेस मिला है जिसका कहना है कि उसने एक डिलीवरी बॉय को मर्डर वाली रात यहाँ पर आते हुए देखा था। ये लोग अब इस केस की जांच करने लगते हैं। वहीं पर ह्योन जब पार्सल उठाने के लिए दरवाजा खोलती है तो उसे फिर से यहाँ पर फल मिलते हैं जो कि उसी औरत ह्योन ने रखे थे और वो ह्योन से दोस्ती करना चाहती थी। ह्योन अब फल खाते हुए न्यूज देखने लगती है जिसमें उसी मर्डर केस के बारे में बताया जा रहा था जिस पर जीवुक काम कर रहा है। न्यूज देखते हुए ह्योन को एक डिलीवरी मैन दिखाई देता है जिसके सर पर बस एक ही रेड लाइन थी और वो दीवार के पीछे छुपकर बातें सुनने की कोशिश कर रहा था। ह्योन को ये देखकर शक हो जाता है क्योंकि इस धोखेबाज दुनिया में किसी इंसान के ऊपर बस एक ही रेड लाइन का होना वो काफी अजीब बात है। और तो और वो आदमी क्राइम सीन पर छुपकर कुछ कर रहा था। अब तभी ह्योन को अपनी बिल्डिंग के बाहर वही डिलीवरी मैन दिखता है। ह्योन डरकर तुरंत ही अपना फोन उठाती है, लेकिन उसमें बैटरी नहीं थी। ह्योन उसे चार्जिंग पर लगाकर तुरंत उस आदमी को देखती है जो कि सामने वाली बिल्डिंग में ह्योन के पास आ जाता है। ह्योन को शक हो जाता है कि यह आदमी फिर से मर्डर कर सकता है। वो तुरंत ही अपना फोन दोबारा उठाती है
जो कि थोड़ी सी चार्जिंग से ऑन हो गया था। ह्योन तुरंत ही पुलिस को कॉल करके हेलमेट वाले किलर के बारे में बताने लगती है, मगर तभी वो देखती है कि वो आदमी तो असल में हीवॉन का बॉयफ्रेंड है और वो दोनों मिलकर रेड लाइंस बढ़ा रहे हैं। ह्योन ये देखकर कॉल काट देती है। अब इसके बाद अगले दिन स्कूल में वो बुली लड़की हियंग देखती है कि सियोना आज स्कूल नहीं आई। वो अपनी साथियों के साथ मिलकर सियोना का लॉकर तोड़ देती है और इसके अंदर उसे एक लव लेटर मिलता है जो कि सियोना ने एक लड़के को देने के लिए लिखा था। वहीं पर शाम को जब जीवुक घर पहुंचता है तो देखता है कि सियोना आज स्कूल नहीं गई। सियोना अब उससे कुछ पैसे मांगती है। इसी दौरान जीवुक को सियोना के चेहरे और हाथ पर चोटों के निशान दिखते हैं। वो सब समझ जाता है और कहता है कि मुझे बताओ ये किसने किया, लेकिन सियोना कुछ भी नहीं बताती और अपने रूम में चली जाती है। इसके बाद जब जीवुक बालकनी में खड़ा होता है तो उसे ह्योन का रूम दिखता है जो कि बाकी सभी से काफी अजीब लाइफस्टाइल वाला था। अब तभी जीवुक के पास डोंग की कॉल आती है। वो बताता है कि हमने अभी तक डिलीवरी मैन वाले सस्पेक्ट की खबर मीडिया में नहीं दी थी, लेकिन फिर भी कल रात को हमारे पास एक कॉल आई जिसमें एक लड़की किसी डिलीवरी मैन की रिपोर्ट कर रही थी। जीवुक को पता चलता है कि कॉल उसके सामने वाली बिल्डिंग से ही आई थी। वो तुरंत ही एड्रेस लेता है और फिर ह्योन के घर आकर उसका दरवाजा खटखटाने लगता है, लेकिन ह्योन दरवाजे के ठीक पीछे खड़ी होती है। वो ना ही कुछ बोलती है और ना ही दरवाजा खोलती है। तभी ऊपर से एक आदमी उतरता हुआ आता है। वो जीवुक से कहता है कि तुम यहाँ खड़े रहकर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। वो लड़की जो यहाँ रहती है ना, वो कभी भी बाहर नहीं आती, यहाँ तक कि उसने अपना कचरा फेंकने के लिए एक आदमी को भी रख रखा है। ये बोलकर वो आदमी चला जाता है, लेकिन जीवुक दोबारा से दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि कल तुमने पुलिस के पास कॉल की थी ना, मुझे उसी बारे में कुछ पूछना है। इसके बाद ह्योन थोड़ा सा दरवाजा खोल देती है और कहती है कि मुझसे गलती से वो कॉल लग गई थी। मैंने एक आदमी को हेलमेट पहने सामने वाली बिल्डिंग में जाते हुए देखा था। मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैंने कॉल कर दी थी, लेकिन वो आदमी उस औरत का बॉयफ्रेंड था। ये बोलकर वो दरवाजा बंद करने लगती है। जीवुक उससे पूछने वाला था कि वो हमेशा बंद कमरे में क्यों रहती है और स्कूल क्यों नहीं जाती, लेकिन ह्योन ने दरवाजा बंद कर लिया। अब इसके बाद रात में हम फिर से उसी डिलीवरी मैन को देखते हैं जो कि इस बार ह्योन की बिल्डिंग में आता है। ह्योन को उसके आने का एहसास हो जाता है। वो उस आदमी को देखने लगती है। वहीं शहर में सियोना अकेली बैठी हुई थी। तभी उसके पास हियंग के मैसेज आते हैं। वो कहती है कि अगर तू कल पैसे लेकर नहीं आई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अब तभी सियोना को एक औरत दिखती है जो कि बैंक से कुछ पैसे लेकर निकल रही थी। सियोना के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। वो उस औरत का पीछा करती है और एक सुनसान गली में उससे पैसे छीनने वाली होती है कि तभी यहाँ से कुछ आदमी गुजरते हैं और सियोना रुक जाती है। वहीं डोंग जीवुक को बताता है कि जिस औरत का मर्डर हुआ है उसका एक एक्स बॉयफ्रेंड है जो कि मैथ का टीचर है और वो उसी स्कूल में पढ़ाता है जहाँ पर सियोना पढ़ती है। साथ ही वो तुम्हारी सामने वाली बिल्डिंग में रहता है। ये सब सुनकर जीवुक मैथ के टीचर की फोटो देखता है जो कि वही आदमी था जो आज उससे मिला था। जीवुक और डोंग को लगता है कि इतना सब कुछ कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। ये दोनों अब पूछताछ करने जाने लगते हैं, लेकिन तभी जीवुक के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। फिर वो डोंग से कहता है कि तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इसके बाद जीवुक हॉस्पिटल जाने लगता है क्योंकि हॉस्पिटल से उसके डैड अचानक गायब हो गए थे। वो जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचता है तो नर्स उसे बताने लगती हैं कि आपके डैड अचानक से रूम से कहीं चले गए। हमने हर जगह देख लिया लेकिन वो कहीं भी नहीं है। जीवुक बिना कुछ सोचे समझे छत पर जाता है जहां पर उसे उसके डैड मिलते हैं जो कि खुद को मारने के लिए नीचे कूदने जा ही रहे थे। जीवुक ये देखकर परेशान हो जाता है। साथ ही उसके डायरेक्ट छत पर आने से हमें ये पता चलता है कि उसके डैड पहले भी कई बार सुसाइड करने की कोशिश कर चुके हैं और इसके पीछे जो वजह है वो जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। खैर यहाँ पर नर्सेस तुरंत ही आकर जीवुक के डैड को बचा लेती हैं। वहीं पर डोंग मैथ के टीचर के घर पहुंचता है। वो डोरबेल बजाता है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। फिर वो खुद ही अंदर जाकर छानबीन करने लगता है और तभी उसे एक रूम में सारी दीवारें रेड हुई दिखती हैं। उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो तुरंत ही जीवुक को कॉल करके ये सब बताने लगता है, लेकिन पास ही में खड़ा हुआ मैथ का टीचर अब डोंग पर हमला कर देता है और एक मेटल के बैट से उसे मारकर बेहोश कर देता है। वहीं अचानक फोन कटने से जीवुक समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वो तेजी से यहाँ पर आने लगता है। फिर कुछ समय बाद डोंग चेयर पर बन चुका था और अब हमें पता चलता है कि मैथ का टीचर ही असल में वो डिलीवरी मैन है और अब वो एक चश्मा लगाता है और ह्योन के घर जाने लगता है। ह्योन भी ये देख लेती है। उसे एहसास हो जाता है कि इस बार उसके इरादे अच्छे नहीं हैं। वो पुलिस को कॉल करती लेकिन पुलिस को आने में देर लग जाएगी, इसलिए ह्योन खुद ही अब एक चाकू उठाकर ह्योन को बचाने जाने लगती है। लेकिन वो काफी समय से घर से बाहर नहीं निकली थी और उसके पैर अब उसका साथ नहीं देते। वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाती है। तभी उसकी माँ
उसे दिखने लगती हैं जो कि उसे संभालती हैं। वहीं पर मैथ का टीचर हिवॉन के पास पहुंच चुका था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये आदमी भी रेड लाइंस को देख पाता है और ये देख लेता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कई और लोगों के साथ संबंध बना चुकी है, जो देखकर उसे काफी गुस्सा आता है। वो हिवॉन का गला दबाकर उसे मारने लगता है, लेकिन हिवॉन जिसने अपने डर को मात दे दी थी वो यहाँ पर आ जाती है, लेकिन उसके हाथ अब भी कांप रहे थे और मैथ का टीचर सारी पॉसिबिलिटीज को कैलकुलेट करता है और हिवॉन से चाकू छीनकर उसे ही मार देता है। वहीं पर नीचे जीवुक भी पहुंच चुका था। उसे जमीन पर हिवॉन के ग्लासेस मिलते हैं। वो डायरेक्ट सबसे पहले हिवॉन के घर में आता है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। वहीं पर हिवॉन मैथ के टीचर पर हमला करती है, जिससे उसका चश्मा गिर जाता है और वो घबराकर उन्हें ढूंढने लगता है। हिवॉन को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन हिवॉन अब बेहोश हो चुकी थी। अब तभी मैथ टीचर को चश्मा मिल जाता है। वो दोबारा हिवॉन पर हमला करता है और दोनों के बीच लड़ाई होने लगती है। वहीं सामने वाली बिल्डिंग से जीवुक भी ये सब देख लेता है। यहीं पर हिवॉन होश में आती है। वो चाकू उठाकर आगे बढ़ने लगती है। इधर हिवॉन को खून में सना हुआ देखकर जीवुक भी अपनी गन निकाल लेता है और तभी हिवॉन मैथ के टीचर के पैर में चाकू मारती है और जैसे ही वो आदमी हिवॉन को मारने के लिए आगे बढ़ता है तभी जीवुक दूर से उसकी गोली मार देता है और इस तरह हिवॉन और हिवॉन की जान बच जाती है। लेकिन वो आदमी मरने से पहले कहता है कि आखिरकार लाइंस मिट रही हैं। हिवॉन ये सुनती है और समझ जाती है कि ये आदमी भी रेड लाइंस को देख पाता था। अब कुछ ही देर में एम्बुलेंस यहाँ पर आती है और मैथ टीचर को यहाँ से ले जाया जाता है, लेकिन हिवॉन ये सोच रही थी कि वो मैथ टीचर अपना चश्मा गिरने के बाद उसे इतनी अहमियत देकर आखिर क्यों ढूंढ रहा था। शायद वो कोई आम चश्मे नहीं होंगे। हिवॉन को उस आदमी की बॉडी के पास कोई भी चश्मा नहीं दिखता और सबके जाने के बाद जीवुक उसके पास आकर कहता है कि पक्का तुम्हें हॉस्पिटल नहीं जाना। हिवॉन कहती है कि मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। तभी सियोना यहाँ पर आ जाती है। वो हिवॉन को पहले से जानती थी। वो कहती है कि इतनी रात में तुमने ये ब्लैक ग्लासेस क्यों लगा रखे हैं। अब इसके कुछ समय बाद जीवुक सियोना से बात करता है। वो कहता है कि अगर तुम्हारे साथ स्कूल में कुछ चल रहा है तो मुझे बता दो, लेकिन सियोना जीवुक से ही बहस करने लगती है। तभी वो जाने लगता है। सियोना कहती है कि वैसे हिवॉन आज बाहर क्या कर रही थी। जीवुक पूछता है कि क्या तुम उसे जानती हो। सियोना बताती है कि हाँ, हम दोनों सेम मिडिल स्कूल में थे और उसकी माँ ने एक दिन उसके डैड को मार दिया था और वो उसे छोड़कर भाग गई। वहीं पर हिवॉन आज सुबह घर से बाहर बैठी हुई थी। हिवॉन ने उसकी जान बचाने के लिए उससे कहा था कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ और पहली बार हिवॉन को एहसास हुआ था कि उसकी ये पावर लोगों की जान लेने की बजाय उनकी जान बचा भी सकती है। अब तभी उसके पास अननोन नंबर से मैसेज आता है। कोई उससे कहता है कि मुझे भी वैसी ही दुनिया दिखती है जैसी तुम्हें दिखती है, स्कूल आ जाओ। हिवॉन ये समझ जाती है कि स्कूल में कोई तो है जो कि रेड लाइंस को देख पाता है। अब इसके बाद अगले दिन स्कूल में हम एक नई टीचर ग्योजिन को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा सीधी सादी होती हैं। वहीं पर मैसेज पढ़ने के बाद हिवॉन अब स्कूल आने का फैसला कर लेती है। वो अपने घर को साफ करने लगती है। यहीं पर आज जब सियोना स्कूल आती है तो यहाँ पर हियंग उसी लव लेटर को सबके सामने जोर जोर से पढ़कर सुनाती है और सियोना का मजाक बनाने लगती है। इससे अब सियोना को काफी गुस्सा आ जाता है। वो हियंग को अब पहले मारती है, लेकिन यहाँ पर हियंग ज्यादा ताकतवर थी। वो सियोना को गिराकर उसे बहुत बुरा मारने लगती है। तभी यहाँ पर नई टीचर ग्यूजिन आ जाती हैं। वो हियंग को रोककर लड़ाई को छुड़वाती हैं, लेकिन फिर वो सियोना से ऑफिस में कहती हैं कि अगर तुम इस तरह पहले हाथ उठाओगी तो मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। तुम्हें लड़ाई शुरू नहीं करनी चाहिए थी। सियोना कुछ भी नहीं कहती। अब इसके बाद जब वो स्कूल से जा रही थी तो उसे अपने लॉकर में एक चश्मा रखा हुआ दिखता है। सियोना उसे उठाकर अपने पास रख लेती है। इधर जीवुक अब भी मैथ के टीचर की केस की फाइल को देख रहा था। डोंग जो कि जिंदा बच गया था, वो कहता है कि हमने उसे पकड़ लिया है और वो मर चुका है, इसीलिए केस को बंद कर दिया गया है। तो तुम फाइल क्यों देख रहे हो। जीवुक बताता है कि इस आदमी ने अपनी सभी पिछली गर्लफ्रेंड्स को मार दिया था और जबकि उसका ब्रेकअप तो उनके साथ काफी समय पहले हो चुका था। और तो ये आदमी बिल्कुल भी रिलीजियस नहीं था, लेकिन फिर भी ये आदमी किसी तरह की मोक्ष यानी कि सैल्वेशन की बात करता रहता था। जीवुक को लगता है कि केस में अब भी कोई ऐसी कड़ी बाकी है जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता। जीवुक अब मैथ के टीचर के घर आकर उसी रूम को देखने लगता है जिसकी दीवारें पूरी रेड थी और जीवुक देखता है कि इन दीवारों पर रेड पेंट नहीं किया गया, बल्कि इन दीवारों पर रेड लाइंस बनाई गई हैं जिनसे ये दीवारें रेड दिख रही हैं। ये बात जीवुक को काफी अजीब लगती है कि आखिर उस आदमी ने इन लाइंस को यहाँ पर क्यों बनाया। इधर सियोना को भी वो चश्मा पहनने के बाद अपने ऊपर एक रेड लाइन दिखने लगी थी। सियोना उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो लाइन को नहीं छुपाती। तभी जीवुक घर आ जाता है और उसके सर पर ढेर सारी रेड लाइंस देखकर सियोना डरकर भाग जाती है। फिर वो आसमान को देखती हुई बाहर निकलती है। हियॉन भी उसे देख रही थी। इसके बाद सियोना शहर में आ जाती है। उसे हर तरफ हर इंसान के सर पर
रेड लाइंस निकलती हुई दिख रही थी। लोगों ने एक से ज्यादा लोगों के साथ संबंध बना रखे थे। सियोना ये देखकर सब समझ जाती है कि ये लाइंस आखिर क्या दर्शा रही हैं। अब इसके बाद अगले दिन वो चश्मा पहनकर स्कूल जाती है, जहां उसे अब साफ दिखने लगा था कि किस टीचर ने किसके साथ रिलेशन बना रखा है। वो देखती है कि नई टीचर ग्योजिन तो बिल्कुल सीधी सादी और वर्जिन है। अब इसके बाद वो देखती है कि उसे परेशान करने वाली उस लड़की यंग के सर से भी रेड लाइंस निकल रही हैं। सियोना एक रेड लाइन को फॉलो करती है जो कि सीधा उनके एक टीचर से कनेक्ट हो रही थी। सियोना सब समझ जाती है। फिर क्लास में मिस ग्यूजिन सभी बच्चों को एक नए स्टूडेंट योन से मिलवाती हैं। योन ने अब इसी स्कूल में एडमिशन ले लिया था और वो सियोना की क्लास में आती है। वहीं पर जीवुक अब भी मैथ के टीचर के केस पर रिसर्च कर रहा था। उसे एक फोटो में वो आदमी चश्मा पहना दिखाई देता है। जीवुक उसके पास मिले सामान को चेक करता है, लेकिन इसमें कोई भी चश्मा नहीं था। अब इसके बाद वो स्कूल आ जाता है। वो टीचर्स ऑफिस में जाता है, जहाँ पर उसे ग्यूजिन मिलती हैं। ग्यूजिन उसे पहचान जाती हैं कि ये तो सियोना के अंकल हैं। जीवुक उन्हें बताता है कि वो अपनी भतीजी की वजह से यहाँ पर नहीं आया, बल्कि एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने आया है। जीवुक ग्यूजिन से उसी मैथ टीचर के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या वो हमेशा चश्मा पहनता था। ग्यूजिन बताती हैं कि वो यहाँ पर नई आई हैं, इसीलिए उन्हें ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन वो आदमी शायद चश्मा नहीं पहनता था। वहीं हियंग पैसे ना लाने की वजह से सियोना को काफी मारती है, लेकिन अब सियोना उससे नहीं डरती और उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन ये देखकर हियंग को और गुस्सा आता है और वो सियोना को और मारती है। तभी योन यहाँ पर आ जाती है। वो हियंग को रोकने के लिए कहती है, लेकिन हियंग अब योन से भी लड़ने लगती है। मगर हियोन सियोना की तरह नहीं थी। वो उसे बिल्डिंग के किनारे पर ले जाती है और कहती है कि अगर तूने हम दोनों को दोबारा परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुझे लेकर बिल्डिंग से नीचे कूद जाऊंगी। योन सच में ऐसा कर सकती थी और ये देखकर हियंग डर जाती है और यहाँ से चली जाती है। लेकिन सियोना को योन का इस तरह बीच में आना पसंद नहीं आता, मगर फिर भी वो योन से खुश थी। यहीं पर जीवुक इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यहाँ से जाने लगता है। वो एक बार में आता है जहाँ पर मैथ का टीचर अक्सर आया करता था। जीवुक उसकी फोटो दिखाकर बारटेंडर से पूछता है और बारटेंडर उसे बताता है कि हाँ, ये आदमी अक्सर यहाँ पर आया करता था और एक तरफ कोने में बैठकर अपनी ड्रिंक पीता था और चला जाता था। लेकिन कुछ समय पहले से उसके साथ अजीब चीजें होने लगी। वो यहाँ पर आता और लोगों के सरों को देखकर गिनती करता था। इसी वजह से एक बार उसकी एक कस्टमर से लड़ाई भी हो गई थी। अब ये सब जानने के बाद जीवुक जाने लगता है। तभी एक लड़की उसे रोक लेती है और जीवुक उसके साथ रेड लाइन बढ़ाने जाने लगता है। वहीं पर दूसरी तरफ रात में सियोना हियंग का पीछा करती है और देखती है कि वो तो उन्हीं टीचर से मिल रही है। सियोना उन दोनों का साथ में फोटो ले लेती है। इसके बाद जब वो दोनों होटल में होते हैं तो सियोना हियंग के पास वही फोटो भेजकर उसे धमकाती है, लेकिन हियंग रिप्लाई करती है और कहती है कि मैं तो अभी माइनर हूँ, अगर सच्चाई बाहर आ गई तो हमारे टीचर को ही सजा होगी। ये सब पढ़कर अब सियोना के दिमाग में एक नया आइडिया आता है। वो अगले ही दिन उसी टीचर के पास ये फोटो भेजती है और उसे ब्लैकमेल करके कहती है कि 20 मिलियन वॉन तैयार रखना। फिर स्कूल आते समय वो योन से बात करती है और कहती है कि 20 मिलियन वॉन काफी होंगे ना, मुझे अपने अंकल के घर से बाहर निकलना है और आजादी के साथ अपनी जिंदगी जीनी है। लेकिन यहाँ पर सियोना योन को ये नहीं बताती कि 20 मिलियन वॉन वो कहाँ से लाने वाली है। फिर वो योन से पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी माँ अब भी जिंदा होंगी। योन चुप ही रहती है। सियोना कहती है कि अगर वो जिंदा होती तो तुमसे मिलने जरूर आती। योन को यह सुनकर अपनी माँ की याद आ जाती है। वो अपने घर आकर बालकनी में बैठकर दूसरे परिवारों को देखती है और अगर कोई आम इंसान उन्हें देखता तो सोचता कि परिवार कितना खुश है। लेकिन सियोना के पास जो पावर थी उससे वो देख पाती है कि परिवार में हर इंसान अपने पार्टनर से कुछ न कुछ छुपा रहा है। अब इसके बाद अगले दिन वही टीचर यंग को ऑडिटोरियम में लेकर जाता है और बताता है कि किसी ने हम दोनों की साथ में फोटो खींच ली थी और अब वो मुझे धमका रहा है। यंग बताती है कि वो सियोना होगी। टीचर कहता है कि उसे ये कैसे पता चला। यंग कहती है कि मुझे भी नहीं पता। ये बोलकर वो जाने लगती है। फिर वो देखती है कि उसकी सारी दोस्त अब सियोना के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही हैं। यहीं पर उसी टीचर को अपनी डेस्क पर और फोटो मिलती हैं जिनमें वो दूसरी टीचर्स के साथ था और ये काम सियोना ने ही किया होता है। अब इस पावर का इस्तेमाल करके वो सभी को ब्लैकमेल करने लगी थी और कोई भी उसके खिलाफ नहीं जाता। योन भी ये सब देखती है, उसे कुछ गड़बड़ लगती है। इधर वो टीचर अब 20 मिलियन जमा करने के लिए उन्हीं दूसरी टीचर्स के पास जाता है, लेकिन कोई भी उसे पैसे देने के लिए तैयार नहीं होती। योन भी ये सब देख रही थी। इसके बाद बाथरूम में वो सियोना के चश्मे को नोटिस करती है और कहती है कि तुम हमेशा से चश्मा नहीं पहनती थी ना, जरूर तुम इनसे कुछ देख पाती हो। योन अब रिस्क लेती है और तुक्का मारकर कहती है कि मुझे भी वो रेड लाइंस दिखती हैं। सियोना ये सुनकर हैरान रह जाती है
और राज को खोल देती है कि उसे इस चश्मे को पहनकर रेड लाइंस दिखने लगी। ह्योन कहती है कि ये पावर काफी खतरनाक है, मुझे ये चश्मा दे दो, लेकिन सियोना चश्मा देने से मना कर देती है और यहाँ से चली जाती है। अब इसके बाद घर जाते समय भी ह्योन उसके पीछे ही होती है। सियोना कहती है कि तुम ये जानना चाहती हो ना कि मेरी रेड लाइन किससे कनेक्ट है। ह्योन कहती है कि मुझे नहीं जानना। तभी सियोना पूछती है कि वैसे इन रेड लाइन से पीछा कैसे छुड़ा सकते हैं। ह्योन को याद आता है कि जब उसकी माँ ने अपने पति को मार दिया था तो उन दोनों के बीच बनी हुई वो रेड लाइन भी मिट गई थी। यानी कि अगर लाइन से पीछा छुड़ाना है तो उस इंसान को मारना होगा जिसके साथ रिलेशन बनाया है। लेकिन ह्योन ये बात सियोना को नहीं बताती और कहती कि मुझे नहीं पता। इधर वो टीचर अब भी काफी परेशान था, उसने अब तक पैसों का इंतजाम नहीं किया था। वहीं पर रात में सियोना एक लड़के के साथ होती है। तभी टीचर उसके पास मैसेज करता है और कहता है कि पैसे चाहिए तो आधी रात में स्कूल की छत पर आ जाना। अब इसके बाद सियोना उसी लड़के के साथ फोटो बूथ में जाती है, लेकिन हियंग अब उसका पीछा कर रही थी क्योंकि हियंग ने उस दिन बाथरूम में छुपकर ह्योन और सियोना की सारी बातें सुन ली थी। और अब हियंग जब सियोना का बैक साइड में रखा देखती है तो वो चश्मा निकाल लेती है। सियोना को जैसे ही ये बात पता चलती है वो हर जगह अपना चश्मा ढूंढने लगती है। इधर हियंग चश्मा पहनकर एक ऐसी दुनिया को देखती है जहाँ पर हर इंसान अपने पार्टनर को चीट कर रहा होता है। वो इस पावर के मिलने से खुश हो ही रही थी कि तभी अचानक कोई उसे पकड़ लेता है। वहीं पर सियोना ह्योन के पास कॉल करके कहती है कि तुमने ही मेरा चश्मा चुराया है ना। ह्योन मना करती है। तभी सियोना देखती है कि 12 बजने वाले हैं। वो कहती है कि चलो छोड़ो, मुझे अभी स्कूल जाना है, मैं तुमसे बाद में निपट लूंगी। ह्योन को काफी हैरानी होती है कि आधी रात में सियोना स्कूल क्यों जा रही है। यहीं पर सियोना स्कूल की छत पर आ जाती है जहाँ पर वो टीचर पहले ही आ चुका था। सियोना उससे पैसे मांगती है लेकिन वो सियोना के आगे गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि मेरे बीवी बच्चे हैं, मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब गलत होता है। लेकिन सियोना कहती है कि जब वो लड़कियां मुझे बुली करती थीं तब तुम सारे टीचर कुछ भी नहीं करते थे, तो वो सही था क्या। वो टीचर कहने लगता है कि चलो ठीक है, तुम पहले अपने फोन से फोटो को डिलीट कर दो, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। लेकिन अब तभी उसकी वाइफ उसके पास मैसेज करती है, किसी ने उसे पहले ही सारे फोटोज भेज दिए थे और टीचर की वाइफ उससे सवाल करने लगती है। ये सब देखकर टीचर को काफी गुस्सा आता है। उसे लगने लगता है कि सियोना ने ही ये सब किया है, हालांकि सियोना ने ऐसा नहीं किया था। यहीं पर ह्योन भी सियोना को देखने के लिए स्कूल आ चुकी थी और तभी उसे सियोना दिखती है जो कि छत से गिर रही थी। ह्योन उसके पास आ जाती है जहाँ सियोना अब मरने लगती है। अब इसके बाद ह्योन उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है। सियोना को तुरंत ही ऑपरेशन रूम में ले जाया जाता है। जीवुक भी भागते हुए यहाँ पर आता है। वो कहता है कि ये सब कैसे हुआ। ह्योन कहती है कि सियोना स्कूल में गई थी, मैं भी उसे ढूंढने के लिए वहां पर पहुंची तो वो छत से नीचे गिर रही थी। ह्योन कहती है कि चाहे ये कुछ भी हो लेकिन ये कोई सुसाइड नहीं हो सकता, जरूर किसी ने ऊपर से उसे धक्का दिया है। अब इसके बाद वो डरी सहमी अपने घर आ जाती है। स्कूल में भी सभी को ये खबर पता चल जाती है और ह्योन देखती है कि उस लड़की हियंग ने भी स्कूल आना छोड़ दिया है। यहीं पर हम एक और टीचर किम को देखते हैं जिसकी जिंदगी में तूफान आया हुआ था। उसकी जल्दी ही शादी होने वाली थी लेकिन उसने अपनी शादी तोड़ दी। अब वो कुछ दिन रहने के लिए अपनी बहन के घर आ जाता है। ये दोनों बहन भाई कई सालों बाद मिल रहे थे। किम अपनी बहन से कहता है कि वो बस कुछ दिन रहेगा क्योंकि वो अब कनाडा शिफ्ट होने वाला है। वहीं पर जीवुक सियोना के साथ हॉस्पिटल में होता है। सियोना की अब जान बच गई थी और वो खतरे से बाहर थी लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया था। ह्योन भी बाहर से उसे देखकर यहाँ से चली जाती है। फिर वो जब स्कूल की छत पर खड़ी हुई थी तभी एक लड़की क्योंगजिन उसके पास आती है। वो सियोना के बारे में उससे बात करने लगती है क्योंकि वो सियोना को जानती थी। वो कहती है कि सियोना सुसाइड नहीं कर सकती, जरूर उसे किसी ने मारा है। अब तभी ह्योन को एक लड़का दिखता है जिसने सियोना जैसा ही चश्मा पहन रखा था। ह्योन तुरंत ही उसके चश्मे को देखने लगती है लेकिन वो नॉर्मल चश्मा होता है। वो उस लड़के का चश्मा वापस करती है और चली जाती है। इधर उसी टीचर किम को अपनी बेंच पर एक चश्मा मिलता है। वो ग्यूजिन से इस चश्मे के बारे में पूछता है लेकिन उन्हें भी कुछ भी नहीं पता था कि ये चश्मा किसका है। वो कहती हैं कि तुम्हें इसे अपने पास ही रख लेना चाहिए, ये तुम पर सूट करेगा। किम उस चश्मे को पहन लेता है जिसके बाद उसे भी रेड लाइंस दिखना शुरू हो जाती हैं। कुछ ही समय बाद वो समझ जाता है कि ये रेड लाइंस क्या दर्शा रही हैं। यहाँ पर जीवुक भी सियोना के केस की जांच करने यहाँ पर आता है। वो ग्यूजिन से पूछता है कि क्या आप मुझे उस लड़की के बारे में बता सकती हो जो कि सियोना को बुली करती थी। ग्यूजिन बताती हैं कि वो लड़की तो अब खुद भी मिसिंग हो गई है। इसके बाद जीवुक उसी लड़के से पूछताछ करता है जो कि उस रात सियोना के साथ फोटो बूथ में गया था।
उस लड़के से पूछताछ करने के दौरान वो बताता है कि सब कुछ नॉर्मल जा रहा था, लेकिन जब हम लोग फोटो बूथ से बाहर निकले तो अचानक सियोना को कुछ हो गया, उसका कोई जरूरी सामान खो गया था। ये सब जानकर जीवुक सीसीटीवी की फुटेज चेक करता है जिसमें उसे यंग दिखती है जो कि सियोना का चश्मा चुरा रही थी। इसके बाद वो एक पार्क के पास जाती है और अचानक गायब हो जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ चश्मा पहनने के बाद किम देखता है कि उसका जीजा उसकी बहन को चीट कर रहा है और उसके सर से कई सारी रेड लाइंस निकल रही होती हैं। अब इसके बाद जब वो दोनों लिफ्ट से नीचे जा रहे थे तो किम देखता है कि उसकी बहन के अलावा उसके जीजा की एक रेड लाइन चौथे फ्लोर पर रहने वाले किसी से कनेक्टेड है। फिर थोड़ी बातें करने के बाद जब ये दोनों वापस जाने लगते हैं तो किम चौथे फ्लोर का बटन दबा देता है और जब लिफ्ट चौथे फ्लोर पर रुकती है तो किम देखता है कि उसकी रेड लाइन वहीं पर जा रही है। वहीं पर जीवुक के चीफ सियोना के केस को बंद करवा देते हैं क्योंकि अब तक एक भी सबूत नहीं मिला था जिससे ये पता चल सके कि सियोना को किसी ने धक्का दिया है। जीवुक मना करता है लेकिन वो नहीं मानते और कहते हैं कि हायर अप्स के यही ऑर्डर हैं। वहीं पर दूसरी तरफ किम जब स्कूल आता है तो उसे पता चलता है कि किस टीचर का किसके साथ अफेयर चल रहा है। वो देखता है कि ग्यूजिन के सर से एक भी रेड लाइन नहीं निकल रही। वो उनसे पूछता है कि अगर आपको पता चले कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप क्या करोगी। ग्यूजिन कहती हैं कि मैं ये बात सबको बता दूंगी और फिर मजे से ड्रामा देखूंगी। किम के दिमाग में अब कुछ और ही आता है। इसके बाद जब वो अपनी बहन के साथ शॉपिंग करके लौटता है तो इन्हें घर के बाहर एक पैकेट मिलता है जो कि किसी तेसियोक के नाम से आया था। ये देखकर किम की बहन कहती है कि वो आदमी चौथे फ्लोर पर रूम नंबर 401 में रहता है। हालांकि किम देखता है कि इस पर एड्रेस तो इसी घर का है, मगर किम की बहन कहती है कि कभी कभी पार्सल पर गलत एड्रेस आ जाता है। वो पैकेट को लेने वाली थी लेकिन किम अब उसी पैकेट को उसी एड्रेस पर देने जाने लगता है। वो देखता है कि ये तो वही रूम है जिसमें रहने वाले इंसान से उसके जीजा की रेड लाइन कनेक्ट हो रही थी। अब तभी एक लड़की यहाँ पर आती है। किम ने पैकेट वहीं पर रख दिया था। किम उसी लड़की को देखता है जो कि पैकेट को लेकर अंदर चली जाती है। अब इसके बाद किम रूम नंबर 401 के लेटर बॉक्स को चेक करता है और लेटर्स देखता है जिससे उसे उस लेडी का नाम यानी कि चेरिन पता चलता है। इसके कुछ दिनों बाद दोनों भाई बहन मिलकर अपनी माँ के लिए प्रेयर करते हैं। किम का जीजा यहाँ पर नहीं था। उसकी बहन बताती है कि वो काम के सिलसिले में बाहर गए हैं और कुछ दिनों बाद ही लौटेंगे। वो अक्सर ऐसे ही कई दिनों तक घर नहीं आते। इससे किम को अब उसके ऊपर और भी शक होने लगता है। फिर किम की बहन कहने लगती है कि जरूर तुम्हारी होने वाली बीवी ने तुमसे रिश्ता इसी वजह से तोड़ दिया होगा क्योंकि हमारे माँ बाप नहीं हैं। लेकिन किम बताता है कि ऐसा नहीं है, वो लड़की मुझे धोखा दे रही थी और जब मैंने उसे दूसरे आदमी के साथ पकड़ लिया तो मुझे वही पल याद आ गया जब हमारी माँ ने हमारे डैड को दूसरी औरत के साथ पकड़ा था। और जिस तरह डैड माँ से गिड़गिड़ा कर माफी मांग रहे थे इसी तरह वो लड़की भी मुझसे माफी मांग रही थी, लेकिन मैंने उसे छोड़ दिया। अब अगले ही दिन स्कूल में एक नया तूफान खड़ा हो जाता है। किसी ने उसी टीचर और यंग की फोटो को पब्लिक में पोस्ट कर दिया था जिससे स्कूल में सभी को उनके अफेयर के बारे में पता चल जाता है। साथ ही उस टीचर की डेड बॉडी भी उसकी गाड़ी में मिलती है। उसने सुसाइड कर लिया था और एक सुसाइड नोट भी छोड़ा होता है जिसमें वो बताता है कि सच्चाई सामने आने के बाद वो बहुत शर्मिंदा होगा, इसीलिए उसने ऐसा कर लिया। जीवुक अब इस केस की भी इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। वहीं पर दूसरी तरफ क्योंजिन योन की दोस्त बन चुकी थी और वो उसी चश्मे वाले लड़के को भी योन से मिलवाती है। उस लड़के का नाम जून होता है। ये तीनों अब साथ में जाने लगते हैं। तभी बाहर जीवुक योन को रोक लेता है। वो योन को अपने साथ लेकर घर आने लगता है और पूछता है कि तुम्हें क्यों लगता था कि सियोना सुसाइड नहीं कर सकती और आखिर वो किस वजह से रात में स्कूल की बिल्डिंग पर गई होगी। योन कहती है कि तुमने सियोना का चश्मा देखा क्या, वो कहाँ पर है। जीवुक चौंक जाता है और पूछता है कि उस चश्मे का इस केस से क्या लेना देना। योन कहती है कि उस चश्मे को ढूंढो, उसके बाद ही मैं तुम्हें सब बताऊंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। वहीं पर दूसरी तरफ किम को अब अपना जीजा दिखता है, लेकिन वो तो बिजनेस की वजह से बाहर गया था। वो यहाँ क्या कर रहा है, किम के दिमाग में यही सवाल आता है और किम उसका पीछा करने लगता है। इसके बाद किम देखता है कि वो आदमी उसी चौथी फ्लोर वाली लड़की चेरिन से मिल रहा है और उसे गिफ्ट भी दे रहा है। किम उसके पास कॉल करता है और पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। इस पर वो कहता है कि मैं अभी एक जरूरी मीटिंग में हूँ। ये बोलकर वो फोन काट देता है, लेकिन इस झूठ को सुनकर किम को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद जब वो दोनों एक होटल में होते हैं तो यहाँ पर किम उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है। उसका जीजा किम को सारी बातें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन किम के ऊपर अब गुस्सा सवार था। वो कोई भी बात नहीं सुनता और कहता है कि अगर तुमने अपनी इस रखेल के साथ सारे रिश्ते खत्म नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा, इस बात को याद रखना। ये बोलकर वो चला जाता है। फिर कुछ समय बाद वो अपनी बहन के घर से भी चला जाता है। वो स्कूल से अपना सामान लेते समय
ग्यूजिन से भी बात करता है। इसके बाद जब वो उसी लड़की चेरिन की इंस्टा प्रोफाइल को देखता है तो उसे पता चलता है कि चेरिन प्रेग्नेंट हो गई है और उसने अपनी प्रेग्नेंट की पोस्ट की होती है। ये सब देखकर किम को काफी गुस्सा आता है। वो तुरंत ही अब चेरिन को सबक सिखाने वापस आता है, लेकिन यहाँ कर वो देखता है कि उसकी बहन एक कार में बैठकर दूसरी कार को टक्कर मारे जा रही है और वो दूसरी कार उसी लड़की चेरिन की होती है। किम अपनी बहन को कार से बाहर निकालता है और उसे संभालता है। ऐसा लग रहा था जैसे अब उसकी बहन को उसके पति के चेरिन के साथ अफेयर के बारे में सब पता चल गया है। लेकिन उसकी बहन किम से ही कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। ये बात किम को काफी अजीब लगती है। फिर यहाँ पर उसका जीजा भी आ जाता है जो कि सब कुछ देखता है और सबके सामने ही चेरिन के पास चला जाता है। ये देखकर किम को बहुत गुस्सा आता है। वो उसे पकड़कर मारना शुरू कर देता है। तभी उसकी बहन उसे रोक देती है। वो आदमी चेरिन को लेकर चला जाता है। इसके बाद किम की बहन बताती है कि वो आदमी असल में मेरा पति नहीं है, बल्कि वो आदमी उस औरत का पति है और उसने मुझे अब तक अपनी मिस्ट्रेस बनाकर रखा था। लेकिन जब तुमने उससे कहा कि वो अपनी रखेल के साथ सारे रिश्ते खत्म कर दे तो उसने मुझे छोड़ दिया। और ये सच्चाई जानकर किम के होश उड़ जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कुछ ही समय में उसकी बहन की बेटी भी यहाँ पर आ जाती है। किम उसे संभालता है। वहीं पर जीवुक उसी टीचर के सुसाइड नोट को देख रहा था और तभी उसे कुछ समझ आता है। वो घर आकर सियोना का सुसाइड नोट ढूंढने लगता है, क्योंकि अगर सियोना ने सुसाइड किया है तो उसने भी नोट छोड़ा होगा। लेकिन जीवुक को यहाँ पर कोई भी नोट नहीं मिलता। वहीं पर हम योन को देखते हैं जो कि अब एक होटल के पास जाकर उसकी फोटो लेती है, क्योंकि योन अब यहाँ पर काम करने वाली थी। और जैसे योन फोटो लेकर जाती है तो तभी कोई उस पोस्टर को हटा देता है। इधर जीवुक अब दोबारा योन से बात करता है और उसके पास अब सियोना की डायरी भी थी जिसमें सियोना ने रेड लाइंस देखते हुए चश्मे की ड्राइंग और रेड लाइंस बनाई होती हैं। जीवुक वो सब योन को दिखाता है और पूछता है कि वो चश्मा आखिर क्या चीज है। इस पर अब योन जीवुक को सब बताने लगती है कि उस चश्मे को पहनने के बाद हमें एक रेड लाइन दिखती है। योन अब जीवुक को रेड लाइंस के बारे में सब बता देती है और कहती है कि ये लाइंस मैं बचपन से देख सकती हूँ। ये उन लोगों को एक दूसरे से जोड़ती हैं जो आपस में रिलेशनशिप बना चुके हैं। और सियोना भी उस चश्मे से ये देखने लगी थी। जीवुक को ये बात बहुत अजीब लगती है, लेकिन सियोना का केस सुलझाना था, इसीलिए वो इन बातों पर विश्वास कर लेता है। वो योन से पूछता है कि क्या वैसे चश्मे एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के केसेस आजकल बहुत बढ़ गए हैं। योन को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था कि वो चश्मा कहाँ से आया और क्या ऐसे और भी चश्मे हैं। अब इसके बाद योन स्कूल में एक डरावना सपना देखती है। इसके बाद वो अपने नए दोस्तों क्योंगजिन और जून से मिलती है। क्योंगजिन बाहर घूमने चलने के लिए कहने लगती है, लेकिन योन मना कर देती है और बताती है कि उसने एक होटल में जॉब लगा ली है, उसे काम पर जाना है। यहीं पर स्कूल में हम एक और टीचर को देखते हैं जिनका नाम मीसंग होता है। मीसंग के पास भी वही खास चश्मा होता है जिससे वो सबकी रेड लाइंस देख पाती हैं। आज डीन से काम की वजह से डांट खाने के बाद मीसंग गुस्से में स्टेपलर के पिन निकालने लगती है। इसके बाद लंच टाइम में जब सभी टीचर्स बातें कर रही थी तो वो मीसंग से पूछती हैं कि तुम क्या बनना चाहती थी। मीसंग बताती है कि मुझे एक एक्ट्रेस बनना था। अब तभी एक म्यूजिक टीचर वहां पर आ जाता है। मीसंग उसे ही देखने लगती है। साफ दिख रहा था कि मीसंग को म्यूजिक टीचर पर क्रश हो गया है। अब कुछ समय बाद हम शहर में एक लड़की को देखते हैं जो कि असल में मीसंग ही होती है, लेकिन शहर में उसने अपना भेष बदल लिया होता है। इस तरह वो स्कूल में एक अलग जिंदगी जीती है और शहर में एक अलग जिंदगी जीती है। वो उसी होटल में आ जाती है जहां पर योन ने काम करना शुरू किया है। वहीं पर दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में जीवुक अब भी डोंग के साथ मिलकर पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि सियोना को छत से धक्का आखिर किसने दिया होगा। इन्हें लगता है कि ये काम वही टीचर कर सकता है, क्योंकि मरने से पहले उसकी भी लास्ट लोकेशन स्कूल में ही थी और सियोना को धक्का देने के बाद उसने खुद को मार लिया होगा। लेकिन इनकी ये थ्योरी बेकार हो जाती है, क्योंकि जीवू कहता है कि टीचर की फैमिली के हिसाब से उसे खुद भी ऊंचाई से डर लगता था। इसके बाद जीवुक अपने साथी डोंग को भी उसी चश्मे के बारे में बताता है और कहता है कि उस चश्मे को पहनने के बाद सियोना अलग बिहेव करने लगी थी। लेकिन डोंग ऐसे खास चश्मे वाली बात को हंसी में उड़ा देता है। तभी इनके चीफ यहाँ पर आ जाते हैं और दोनों तुरंत ही बोर्ड को पलट देते हैं, क्योंकि जीवुक अब छुपकर इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। वहीं पर होटल में क्योंगजिन और जुन योन से मिलने आ जाते हैं। तीनों एक छोटी जगह में बैठते हैं और क्योंगजिन ने जानबूझकर योन को जुन के बराबर में बैठाया होता है, क्योंकि जुन योन को पसंद करता था और क्योंगजिन इन दोनों को मिलवाना चाहती थी। यहीं पर मीसंग अब भेष बदलकर आज फिर से होटल में आ जाती हैं। योन उन्हें पहचान नहीं पाती। मीसंग रूम नंबर 206 की चाबियां लेती हैं और रूम में जाने लगती हैं। क्योंगजिन उसे देखकर कहती है कि शायद मैंने इसे पहले कहीं पर देखा है। यहीं पर मीसंग एक रूम में आकर खुद से ही बातें करने लगती है। वो कहती है
कि मैं पहले कई आदमियों के साथ सो चुकी हूँ, लेकिन जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो सब कुछ बदल गया है। असल में मीसंग अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस कर रही थी। अब कुछ समय बाद योन, क्योंगजिन और जुन तीनों छत पर आराम कर रहे थे। तभी मीसंग इन्हें जाती हुई दिखती है। क्योंगजिन अब उसे पहचान जाती है कि ये तो हमारी वही चश्मिश टीचर मीसंग है। वो जून को भी ये बात बताती है। यहीं पर मीसंग अपने घर आकर अपने असली रूप में आ जाती है। वो चश्मा पहनती है और बाहर झांकने लगती है। दूसरी तरफ जीवुक अब योन की मॉम के केस की फाइल को देखता है, जिससे उसे पता चलता है कि योन की मॉम को जब ये बात पता चली थी कि उनके पति ने उनकी बहन के साथ रिलेशनशिप बना रखा है, तो उन्होंने अपने पति को जान से मार दिया था। केस की फाइल में ये भी लिखा होता है कि छोटी सी योन ने शायद उन दोनों को एक साथ देख लिया होगा और एक ड्राइंग में रेड लाइन के जरिए उन दोनों को कनेक्ट कर दिया, जिससे उसकी माँ को सब पता चल गया। जीवुक को याद आता है कि उसने योन के घर में काफी अजीब चीजें मैप पर देखी थी। इससे अब जीवुक को पूरा यकीन हो जाता है कि ऐसा चश्मा और पावर सच में एग्जिस्ट करती है। फिर हॉस्पिटल में जीवुक योन से पूछता है कि क्या सियोना के सर पर भी कोई रेड लाइन मौजूद है। योन बताती है कि हाँ, उसके सर पर भी एक लाइन मौजूद है, लेकिन वो किससे जुड़ी है मैंने ये नहीं देखा। जीवुक कहता है कि क्या वो लाइन स्कूल में उसी लड़के से जुड़ी है जिसे सियोना पसंद करती थी, लेकिन योन मना कर देती है और कहती है कि स्कूल में वो किसी से भी नहीं जुड़ी। अब इसके बाद योन घर में न्यूज देखती है, जहाँ पर एक मर्डर की न्यूज दिखाई जा रही थी। एक आदमी ने किसी का मर्डर कर दिया था और उसने भी बिल्कुल वैसा ही चश्मा पहन रखा था और वो बहुत ही अजीब तरह से स्माइल करते हुए सभी को देख रहा था। इससे योन समझ जाती है कि शायद वैसे चश्मे एक से ज्यादा मौजूद हैं। फिर स्कूल में मीसंग को एक रूम से म्यूजिक की आवाज आती है। मीसंग वहां पर जाती है तो म्यूजिक टीचर आराम से बैठकर म्यूजिक सुन रहा था। दोनों अब साथ में म्यूजिक सुनते हुए बातें करने लगते हैं। म्यूजिक टीचर थोड़ी सी बात करने के बाद ये समझ जाता है कि मीसंग को एक एक्ट्रेस बनना था। तभी मीसंग अपने चश्मे से दोनों को देखती है। म्यूजिक टीचर के सर से एक रेड लाइन निकल रही थी। मीसंग चाहती थी कि उसकी रेड लाइन उससे कनेक्ट हो। यहीं पर स्कूल में छुट्टी के समय अब जून योन के पास आता है। वो बताता है कि क्योंगजिन को कुछ काम था, इसीलिए वो पहले ही चली गई। फिर ये दोनों साथ में जाने लगते हैं। जून पूछता है कि अगर तुम फ्री हो तो कहीं पर चलें क्या। वो योन को अब स्कूल के स्विमिंग पूल में लेकर आता है, क्योंकि अब तक वो समझ चुका था कि योन को शांत जगहें पसंद हैं। योन भी यहाँ आकर काफी खुश होती है और डायरेक्ट पूल में कूद जाती है। वो पानी के अंदर ही रहती है और शांति को महसूस करती है। तभी जून को लगता है कि वो डूब रही है। जून भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद जून योन को अपना स्वेटर देता है और दोनों साथ में नूडल्स खाने लगते हैं। योन भी अब जून को रेड लाइंस के बारे में सब बता देती है और कहती है कि उसे ये चीजें बचपन से दिखती हैं। जून उसकी बातों पर तुरंत ही विश्वास कर लेता है। योन भी अब धीरे धीरे जून को पसंद करने लगी थी और घर आकर योन सोचती है कि वो रेड लाइन के साथ कैसी लगेगी। वहीं पर पुलिस स्टेशन में एक लेडी बैठी हुई थी, जो कि जीवुक को देखकर उसे पहचान जाती है, क्योंकि दोनों की रेड लाइन कनेक्ट हो रही थी। वो हाय हेलो करके यहाँ से चली जाती है। डोंग ये सब देखकर जीवुक से बात करता है और पूछता है कि तुम किसी को डेट कर रहे हो क्या, या फिर तुम्हारे दिल में कोई है। ये सुनकर जीवुक को उन्हीं टीचर ग्यूजिन की याद आ जाती है। वो कहता है कि हाँ, मेरी नजरों में कोई है। इधर मीसंग आज फिर से होटल में आकर रूम नंबर 206 को बोरो करती है। ये मीसंग का अब डेली रूटीन बन गया होता है। फिर काम के दौरान योन उसे अपने आप से बातें करते हुए सुनती है। वो फिर से अपना वही डायलॉग मार रही थी। तभी वो बताने लगती है कि कैसे एक दिन होटल में उसे ये चश्मा मिला, जिसके बाद उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। अब तभी बराबर वाले रूम में रूम नंबर 205 में कोई आता है। इस रूम में एक हॉल था, जिससे मीसंग उस रूम में झांकती है और वो देखती है कि ये तो वही म्यूजिक टीचर है। फिर कुछ समय बाद उसी रूम में एक लेडी आती है और दोनों की लाइन जुड़ी हुई थी, जिससे मीसंग समझ जाती है कि दोनों पार्टनर्स हैं और वो दोनों अपना प्राइवेट समय बिताते हैं। और ये सब देखकर मीसंग का दिल ही टूट जाता है। उस औरत के जाने के बाद मीसंग तुरंत ही इस होटल में अपने स्टे को एक दिन और बढ़ाती है और इस बार उसने अपनी विग भी उतार दी थी। वो पानी में अब ड्रग मिला देती है और फिर अगले दिन जब म्यूजिक टीचर दोबारा उस रूम में आता है तो मीसंग तैयार हो जाती है। जैसे ही वो दूसरी लेडी यहाँ आने लगती है, मीसंग उस पर हमला करती है और उसे अपने रूम में लेकर आती है और बांध देती है और उसके कपड़े पहनकर खुद म्यूजिक टीचर के पास जाती है। म्यूजिक टीचर, जो कि किसी और का इंतजार कर रहा था, वो मीसंग को देखकर चौंक जाता है। मीसंग अब उसके सामने कबूल करती है कि वो उसे पसंद करने लगी है, लेकिन म्यूजिक टीचर डरकर यहाँ से जाने लगता है। तभी मीसंग उसके वही स्टेपलर फेंक कर मारती है और म्यूजिक टीचर वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद मीसंग उसकी बॉडी को ही किस करने लगती है और कहती है कि मैंने तुम्हारे पानी में पहले ही ड्रग मिला दिया था, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर में होश आ जाएगा।
मगर अब ऐसा नहीं होता और म्यूजिक टीचर के सर से खून निकलने लगता है, जिसके बाद उसकी यहीं पर डेथ हो जाती है और उसकी रेड लाइन भी मिट जाती है। ये सब देखकर मीसंग को काफी दुख होता है। वो बाथटब में जाकर उसी स्टेपलर से अब खुद के शरीर को स्टैब करने लगती है और इसी तरह मीसंग खुद को भी जान से मार डालती है। कुछ समय बाद जब ह्योन काम से ऊपर आती है तो तभी उसके सामने वही औरत आ जाती है जो कि बंधी हुई थी। वो ह्योन को सब बताती है। ह्योन तुरंत ही रूम नंबर 205 में जाकर देखती है तो उसे यहाँ पर टीचर की डेड बॉडीज दिखती हैं। फिर कुछ समय बाद पुलिस और डिटेक्टिव यहाँ पर आ जाते हैं। जीवुक इस केस की भी इन्वेस्टिगेशन करता है। वो डोंग से पूछता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर कोई चश्मा मिला क्या। डोंग मना कर देता है। इसके बाद जीवुक ह्योन से बात करता है और पूछता है कि क्या ये इंसिडेंट भी उसी चश्मे से रिलेटेड है। ह्योन कहती है कि मीसंग स्कूल में हमेशा चश्मा पहनती थी, लेकिन जब वो यहाँ पर आती थी तो उसका हुलिया पूरा बदला हुआ होता था। वो बिल्कुल अलग इंसान होती थी, लेकिन कल उन्होंने भी चश्मा लगा रखा था। ह्योन कहती है कि वो चश्मे काफी खतरनाक हैं। उन्हें पहनकर इंसान सोचता है कि वो खास है, लेकिन एंड में अंजाम बुरा ही होता है। जीवुक इसी बारे में सोचता है। वो सियोना को भी देखने जाता है। इसके बाद वो दोबारा अकेले ही क्राइम सीन पर आ जाता है और खून से भरे हुए बाथटब को खाली करता है, जिसके बाद उसे यहाँ पर वही चश्मा मिलता है। उसे पहनने के बाद जीवुक को अपने ऊपर ढेर सारी रेड लाइंस दिखने लगती हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाता है। तभी पास्ट का सीन दिखाया जाता है और अपने भाई और भाभी के इस दुनिया से जाने के बाद जीवुक की बचपन से सियोना का ख्याल रखने लगा था, लेकिन वो सियोना पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था, जिससे सियोना जीवुक से ठीक से बात भी नहीं करती थी और उसकी लाइफ में क्या चल रहा है इसके बारे में जीवुक को कोई खबर भी नहीं थी। मगर अब चश्मा पहनने के बाद उसे सियोना के सर पर एक रेड लाइन दिखती है और खुद के सर पर कई सारी रेड लाइन दिखती हैं। इसके बाद पुलिस स्टेशन में भी वो जान पाता है कि किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है। वो देखता है कि डोंग के सर पर 2 रेड लाइंस हैं और पूछने पर जीवुक को पता चलता है कि कॉलेज टाइम में उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन यहाँ पर जीवुक डोंग को चश्मे के बारे में कुछ भी नहीं बताता। अब तभी एक हाई स्कूल की लड़की जीना यहाँ पर आती है, जिसके सर से 4 लाइंस निकल रही थी। फिर कुछ समय बाद जीवुक उसी लड़के को सियोना के पास लेकर आता है और देखता कि सियोना की लाइन इस लड़के से कनेक्ट नहीं है। जीवुक उससे पूछता है कि क्या सियोना का कोई और बॉयफ्रेंड भी था, लेकिन वो मना कर देता है कि उसे नहीं पता। इधर ह्योन क्योंगजिन और जुन से बात कर रही थी। उसका जल्दी ही बर्थडे आने वाला था, इसीलिए क्योंजिन पार्टी करने के लिए कहने लगती है। तभी ह्योन के पास एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। कोई उसके बर्थडे के बारे में जानता था। वो ह्योन को उस दिन एक पार्टी में आने के लिए कहता है। ह्योन स्कूल में इसी बारे में सोचती रहती है। तभी वही लड़की जीना, जो कि कल पुलिस स्टेशन गई थी, वो ह्योन की क्लास में आती है। वो यहीं पढ़ती थी। ह्योन देखती है कि उसके सर से 4 लाइंस निकल रही हैं। इधर दूसरी तरफ डोंग उसी लड़की जीना के केस पर काम कर रहा था। जीना का कहना था कि एक हफ्ते पहले जब वो अपने दोस्त के घर पर उसके साथ थी और ड्रिंक कर रही थी, तो बेहोश होने के बाद जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को इस हालत में पाया जैसे उसका रेप किया गया हो। और यहाँ पर डिटेक्टिव लेडी उससे पूछती हैं कि क्या तुम्हें पहले इसका एक्सपीरियंस था, लेकिन वो मना कर देती है। रिकॉर्डेड वीडियो को देखकर जीवुक कहता है कि ये लड़की झूठ क्यों बोल रही है, क्योंकि इसके सर से 4 लाइंस निकल रही थी। अब इसके बाद जीवुक और डोंगो उसी लड़के से पूछताछ करने जाते हैं। यहाँ पर ग्यूजिन जीवुक से मिलती हैं और जीवुक देखता है कि मिस ग्यूजिन के सर से एक भी रेड लाइन नहीं निकल रही। इसके बाद जीवुक उनसे उसी लड़के के बारे में पूछता है और उसका नाम हानियू था। जीवुक उसे चश्मे से देखता है। उसके सर से बस एक ही लाइन निकल रही थी। ये दोनों उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन वो लड़का हानियू साफ मना कर देता है और कहता है कि मैंने ऐसा नहीं किया, हम दोनों ने बस ड्रिंक की थी। जीवुक और डोंग के पास कोई सबूत नहीं था और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी ह्योन जीवुक को चश्मा पहने देख लेती है। ह्योन उसे साइड में ले जाकर उससे कहती है कि यह चश्मा काफी खतरनाक है, ये मुझे दे दो। अब तक जिसने भी इसे पहना है उसके साथ बुरा ही हुआ है। लेकिन जीवुक उन्हें ह्योन को नहीं देता। ह्योन उसे समझाने लगती है और तभी ग्यूजिन इन दोनों के पास आ जाती हैं। ह्योन यहाँ से चली जाती है। इसके बाद जीवुक ग्यूजिन से कहता है कि क्या आप मेरे साथ कभी डिनर पर चलोगी। ये बोलकर वो शर्मा कर चला जाता है, लेकिन मिस ग्यूजिन सरकास्टिक स्माइल के साथ उसे देख रही थी। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ग्यूजिन के पास भी बिल्कुल ह्योन की ही तरह बिना चश्मे के रेड लाइन देखने की पावर है। वहीं पर जीवुक और डोंगो उसी लड़की जीना के बारे में और पता करते हैं और इन्हें पता चलता है कि जीना अक्सर अपनी दोस्तों के साथ घूमती रहती है और वो लड़कों से मिलती है और ड्रिंक भी करती है। इन्हें लगता है कि शायद जीना हानियू के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही होगी। इसके बाद ये लोग हानियू को पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछताछ करते हैं। डोंगो उसके मैसेजेस को चेक करता है। वहीं पर दूसरी तरफ जीवुक जीना से पूछताछ कर रहा था और वो जीना से कहता है कि तुमने अपने फोन से हानियू को किए हुए मैसेज डिलीट क्यों कर दिए।
और तुमने उन कपड़ों को भी साफ कर दिया था जो कि तुमने उस रात पहने थे, और तो और तुम उस इंसिडेंट के बिल्कुल 1 हफ्ते बाद रिपोर्ट लिखवाने आई हो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? लेकिन जीना कहती है कि मैं अब तक सोच रही थी कि शायद वो सब मेरा वहम भी हो सकता है, मगर मुझे शक था और जब मुझे यकीन हो गया तो तभी जीना रिपोर्ट लिखवाने आई थी। अब तभी जीवुक के पास डोंग के मैसेजेस आते हैं। वो कहता है कि मुझे हानियों से ज्यादा कुछ पता नहीं चल पाया है और मैं उसे अब घर भेज रहा हूँ। फिर हानियों जब जाने लगता है तो जीवुक देखता है कि हानियों की लाइन जीना से कनेक्ट नहीं है। उसे यकीन हो जाता है कि जीना हानियों के ऊपर झूठा इल्जाम लगा रही है, इसलिए वो डोंग से कहता है कि इस केस को खत्म कर दो। इसके बाद रात में जीवुक दोबारा योन से मिलता है। योन उस चश्मे को देखती है और जीवुक को ही वापस कर देती है। तभी जीवुक उसे उसकी मॉम और उसकी पुरानी फोटो दिखाता है जो कि केस फाइल में मौजूद थी। योन अपनी माँ की शक्ल भी भूल गई थी, लेकिन फोटो देखकर उसे उनकी याद आ जाती है। यहीं पर जीवुक उसे बताता है कि इन चश्मों की मदद से हम लोगों की मदद भी कर सकते हैं। योन पूछती है कि तुमने इनसे किसकी मदद की? इस पर जीवुक उसे जीना के बारे में सब कुछ बताता है कि कैसे वो एक लड़के पर झूठा इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी योन को याद आता है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि 1 हफ्ते पहले तक उसके सर पर एक भी लाइन नहीं थी और अचानक उसके सर पर 4 लाइंस आ गईं। जीवुक को जब ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही डोंग को कॉल करता है और ये दोनों अब दोबारा इन्वेस्टिगेशन करते हैं और हानियों के उसी घर में जाकर उससे पूछताछ करते हैं। जीवुक घर को अच्छे से देखने लगता है, जो कि किसी नॉर्मल लड़के के घर से कुछ ज्यादा ही साफ था, लेकिन इन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। वहीं पर दूसरी तरफ योन उसी होटल में जाती है, लेकिन इस बार उसका कोई पीछा कर रहा था। योन होटल में इसीलिए आई थी क्योंकि उसे लग रहा था कि जहाँ पर जीवुक को वो चश्मा मिला है जरूर किसी ने जानबूझकर वहां पर उसे रखा होगा। योन ये चेक कर ही रही थी कि तभी जून यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हें इतनी रात गए यहाँ पर आते हुए देखा और इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे आ गया। योन उससे झूठ बोलती है कि वो यहाँ पर कुछ भूल गई थी जिसे लेने वो वापस आई थी। यहीं पर ये दोनों अब काफी ज्यादा करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीवुक को हानियों पर शक हो चुका था और जब वो दोनों क्लोथिंग डोनेशन बिन को चेक करते हैं तो इन्हें यहाँ पर हानियों की बेडशीट मिलती है जो कि बिल्कुल ठीक थी। ये लोग उसकी जांच के लिए उसे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट भेजते हैं और डोंग कहता है कि तुम्हें बेडशीट ढूंढने का आइडिया आखिर कैसे आया? जीवुक कहता है कि उसकी बेडशीट का कलर उसके इंटीरियर से मैच नहीं कर रहा था और वो बिल्कुल नई थी, इसीलिए मुझे कुछ गड़बड़ लगी। ये दोनों समझ जाते हैं कि हानियों कुछ तो छुपा रहा है। अब इसके बाद स्कूल में क्लास के दौरान हानियों को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जाता है क्योंकि उसकी फेंकी हुई उसी बेडशीट पर जीना का ब्लड मिला था, लेकिन हान कहता है कि मुझे नहीं पता उसका ब्लड मेरी बेडशीट पर कैसे आया। इसके बाद जीवुक भी यहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि मैं जानता हूँ तुमने उसके साथ कुछ भी नहीं किया, लेकिन अगर तुम खुद ही सच बता दो तो अच्छा रहेगा। इसके बाद जीवुक उससे पता कर लेता है कि उसने ड्रिंक किस समय पर और कहां से खरीदी थी। ये लोग सीसीटीवी की फुटेज को चेक करते हैं, लेकिन इसमें इन्हें वो नॉर्मल ही ड्रिंक खरीदता हुआ दिख रहा था। अब तभी जीवुक 4 लड़कों को नोटिस करता है जो कि सेम टाइम पर उसी बिल्डिंग में गए थे और जब वो लोग वापस आते हैं तो उनके सर पर एक एक लाइन बढ़ चुकी थी। जीवुक ये देखकर सब समझ जाता है। वहीं स्कूल में योन भी ये देख लेती है कि जीना की रेड लाइंस स्कूल में 4 लड़कों से कनेक्ट हैं। वो तुरंत ही ये बताने के लिए जीवुक को कॉल करती है, लेकिन जीवुक पहले ही यहाँ पर आ चुका था। इसके बाद उन्हीं 4 लड़कों को पकड़कर उनसे पूछताछ की जाने लगती है। जीवुक एक लड़के को देखता है जो कि सबसे ज्यादा डरा हुआ था। जीवुक अपना दिमाग चलाकर उसे किसी तरह सच बोलने के लिए मजबूर कर देता है और फिर वो लड़का सच बोलता है और बताता है कि ये सब उस लड़के हानियों का प्लान था। इसके बाद बाकी सारे लड़के भी सच बता देते हैं कि ये सारा हानियों का ही प्लान था, उसने हमसे पैसे लेकर ये सब करवाया था। फिर हानियों के खिलाफ इन्हें सबूत भी मिल जाता है और इस तरह अब हानियों पर कोर्ट में केस चलेगा। योन को भी ये सब पता चलता है। योन भी अब अपने सर पर एक रेड लाइन लाने के बारे में सोच रही थी। अब तभी जीवुक के पास हॉस्पिटल से कॉल आती है। वो योन से कहता है कि यहाँ से तुम अकेले ही चले जाओ, मुझे जल्दी में वहां जाना होगा। इसके बाद वो तुरंत ही हॉस्पिटल जाने लगता है। वो अपने डैड को देखने हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उसके डैड यहाँ से गायब हो गए हैं और सीसीटीवी में एक लेडी उन्हें ले जाती हुई दिखती है। जीवुक ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि ये तो वही टीचर मिस ग्यूजिन है। अब तभी कोई अनजान नंबर से उसके पास सियोना की फोटो भेजता है। जीवुक समझ जाता है कि सियोना की जान खतरे में है। वो तुरंत ही सियोना के पास जाने लगता है। यहाँ आकर वो देखता है कि सियोना बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब तभी जीवुक देखता है कि सियोना की रेड लाइन अब हिलने लगी है और वो इंसान बाहर ही मौजूद है। जीवुक तुरंत ही अपनी गन निकाल लेता है, लेकिन तभी सबसे बड़ा खुलासा होता है। सियोना की रेड लाइन जिस इंसान से जुड़ी थी वो कोई और नहीं बल्कि उसका ग्रैंडफादर और जीवुक का डैड था।
ये सब देखकर जीवुक के होश उड़ जाते हैं। वो तुरंत ही अपने डैड को पकड़कर सियोना से दूर कर देता है और गुस्से में कहता है कि तूने ये सब क्यों किया। जीवुक उन्हें मार देना चाहता था लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और गिल्ट के मारे रोने लगता है। वो बार बार अपने डैड से कह रहा था कि तुमने ऐसा क्यों किया, और यही वो वजह थी कि उसके डैड भी बार बार सुसाइड करने की कोशिश करते थे। वहीं पर दूसरी तरफ हम योन को देखते हैं जिसके हाथ अब खून से रंगे हुए थे। वो रो रही थी। योन अब जीवुक को कॉल करती है और कहती है कि मुझे आपकी मदद चाहिए। अब इसके बाद हम शहर के बीचों बीच एक कैफे में मौजूद एक लड़की को देखते हैं जिसके पास कोई एक वीडियो भेजता है जिसमें उसका बॉयफ्रेंड किसी और लड़की के साथ था, और ये देखकर वो लड़की टूट जाती है। वहीं कॉलेज में हम उस लड़की को भी देखते हैं जो कि वीडियो में उस आदमी के साथ थी, और किसी ने सभी लोगों को उसकी वीडियो भेज दी थी और सभी लोगों ने वीडियो देख ली होती है। वहीं वो कैफे वाली लड़की अब अंदर से टूट चुकी थी। वो खुद को मारने का फैसला करती है लेकिन मौके पर पहुंचकर ग्यूजिन उसे बचा लेती है और ग्यूजिन उसे चश्मा देकर यहाँ से चली जाती है। यानी कि अब तक सभी लोगों को चश्मा ग्यूजिन ही दे रही थी। वहीं पर दूसरी तरफ कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जब योन ने जून को मिलने के लिए बुलाया था। आज योन का बर्थडे होता है और योन जून से एक फेवर मांगती है, जिसके बाद ये दोनों रेड लाइन बनाते हैं और अब योन के पास भी एक रेड लाइन आ चुकी थी। इसके बाद वो दोनों बाहर घूमने लगते हैं। तभी जून उसके लिए बर्थडे केक लेने जाता है। योन वहीं पर खड़ी होकर मिरर में अपनी रेड लाइन देखने लगती है, मगर तभी कोई आवाज आती है और अचानक से योन की रेड लाइन अब मिटने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पता चलता है कि वापस आते समय जून के ऊपर कुछ सरियां गिर गईं, जिससे मौके पर ही अब जून की मौत हो जाती है। और ये देखकर योन अंदर से टूट जाती है। उसे अभी ही एक सच्चा प्यार मिला था लेकिन एक पल बिताने के बाद वो योन से दूर हो गया। अब वो एक तरफ बैठकर रोने लगती है और तभी उसके पास अनजाने नंबर से एक मैसेज आता है। किसी ने क्योंजिन को किडनैप कर लिया था। वो इंसान ये भी जानता था कि आज योन का 17वां बर्थडे है। वो इंसान योन को एक अनोखे रूम में आने का इन्विटेशन देता है। ये देखकर अब खून से सने हाथों के साथ ही योन जीवुक को मदद के लिए कॉल करती है। फिर योन जीवुक से मिलकर उसे सब बताती है। जीवुक भी उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता था सियोना की रेड लाइन मेरे डैड से जुड़ी है। योन कहती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं आपको जरूर बताती। जीवुक को अब भी काफी गुस्सा आ रहा था। अब तभी योन बताती है कि इस दुनिया में अब मेरा कोई भी नहीं था, लेकिन पिछले कई सालों से कोई अनजान इंसान मुझे हर साल बर्थडे पर कुछ भेजता था। योन कहती है कि पहले मुझे लगता था कि ये मेरी माँ होंगी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि वो इंसान एक सही समय आने का इंतजार कर रहा था और वो समय आज ही आ चुका है। योन जीवुक को वही मैसेज दिखाती है और जीवुक को भी अब जानना था कि आखिर इन सारी चीजों के पीछे कौन है और वो ये सब आखिर क्यों कर रहा है। इसके बाद ये दोनों क्योंजिन को बचाने के लिए स्कूल में आ जाते हैं। जीवुक कहता है कि मुझे तुम्हारी टीचर ग्योजिन के बारे में जानकारी निकालनी है। अब तभी योन एक रूम को देखती है जिसकी लाइट्स ऑन थी। योन तुरंत ही उसी रूम की तरफ भागती है। जीवुक भी उसका पीछा करते हुए रूम में घुसता है, लेकिन योन अब यहाँ से गायब हो जाती है। मगर वहीं योन को क्योंजिन इसी रूम में मिलती है। वो क्योंजिन को छुड़ाती है और पूछती है कि तुम्हें किडनैप किसने किया। क्योंजिन बताती है कि तुमने ही तो मुझे यहाँ पर बुलाया था, लेकिन फिर मुझे किसी ने मारकर बेहोश कर दिया और इसके बाद क्या हुआ मुझे याद नहीं। वहीं पर जीवुक को भी हम इसी रूम में देखते हैं, लेकिन अब उसके लिए योन कहीं पर गायब हो चुकी थी। इधर योन क्योंजिन को लेकर बाहर आती है और उसी सेम जगह पर जीवुक को आवाज लगाती है। वो नीचे जाने लगती है, लेकिन योन और क्योंजिन जितनी बार भी नीचे उतरती हैं तो वो वापस वहीं पहुंच जाती हैं जहां पर वो रूम था। और यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि जीवुक अब एक दूसरे डायमेंशन में फंस चुका है। वो एक रूम में जाता है। इधर योन और क्योंजिन छत पर आ जाती हैं और वहीं जीवुक एक अजीब सी जगह पर पहुंच गया था जहां वही कैफे वाली औरत होती है और यहाँ पर वो सभी लोग भी थे जिन्हें ग्यूजिन ने वो चश्मा दिया था। और उसे देने के बाद ग्यूजिन ने उन लोगों से दूसरे लोगों को मार देने के लिए कहा था। इसी तरह कैफे वाली औरत ने भी उन सभी लोगों का मर्डर कर दिया होता है जिससे उसकी रेड लाइन जुड़ी थी और अब वो आखिरी आदमी को भी खत्म कर देती है। जीवुक भी ये सब देख रहा होता है। इधर योन क्योंजिन को अब बता देती है कि मैं अजीब चीजें देख पाती हूँ, लेकिन यहाँ पर क्योंजिन के पास भी वो चश्मा आ चुका था। वो कहती है कि ये अजीब चीजें नहीं बल्कि मजेदार हैं। योन ये देखकर हैरान होती है। वो कहती है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, इसे उतार दो। लेकिन अब क्योंजिन उस चश्मे से ऑब्सेस्ड हो चुकी थी और वो ये बताती है कि हमारे टीचर ग्योंजिन ने मुझे ये बताया है अगर तुम मर जाओगी तो फिर पूरी दुनिया में सभी लोग बिना चश्मे के भी इन रेड लाइंस को देख पाएंगे। योन समझ जाती है कि इन रेड लाइंस के पीछे उसकी वही टीचर मिस ग्यूजिन है। इधर ग्यूजिन अब सबके सामने आती हैं। ग्यूजिन के सर पर इतनी सारी रेड लाइंस थीं जिन्हें गिन पाना नामुमकिन था
और वो इन लाइंस को छुपा भी सकती थी। अब जीवुक के सामने वो उसके डैड को लाती है। जीवुक तुरंत ही अपने डैड को आजाद कराने लगता है, लेकिन ग्योजिन उसे चाकू देकर कहती है कि इसे मार दो। जीवुक भी मैनिपुलेट होने लगता है। उसे सियोना की वजह से अपने डैड पर अब भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो ग्योजिन पर हमला करता है। मगर ग्योजिन आम इंसान नहीं थी। वो जीवुक को दूर फेंक देती है और फिर उसके डैड को मार देती है। ये देखकर जीवुक उस पर गोली चलाता है, लेकिन ग्योजिन के आसपास एक कवच था जिससे वो हर बार बच जाती है। वो जीवुक को पकड़कर उठा देती है और बताती है कि उसने सियोना को छत से धक्का दिया था, क्योंकि अगर सियोना हॉस्पिटल में नहीं होती तो जीवुक उस पर कभी भी ध्यान नहीं देता और उसे कभी भी पता नहीं चलता कि सियोना किस चीज से गुजर रही है। यहीं पर छत पर योन अब चश्मा लेने के लिए क्योंगजिन से फाइट करने लगती है। वो किसी तरह से उसका चश्मा उतार कर उसे तोड़ देती है और चश्मा टूटने के साथ ही ग्योंगजिन अपने असली रूप में आ जाती है। कुछ भी याद नहीं रहता कि वो यहाँ पर कैसे आई और यहाँ क्या कर रही है, लेकिन यहीं पर योन के शरीर से अब खून निकलने लगता है। उसकी आंखें भी अब बदल चुकी थी। उसका खून आसमान की तरफ उड़ रहा था और अचानक योन भी उसी डायमेंशन में पहुंच जाती है। वो जीवुक को देखती है जो अब बेहोश हो चुका था। योन अब ग्योजिन का सामना करती है और कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रही हो। ग्योजिन कहती है कि आज तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। तुम बचपन से सोचती थी ना कि तुम्हारी पावर कोई शाप है, लेकिन असल में ये एक वरदान है। और जिन लोगों को मैंने चश्मा दिया वो सभी लोग खुद से उन लाइंस को देखना चाहते थे, और लोग रेड लाइंस देखने के लिए मर रहे हैं। उन्हें भी दूसरे लोगों की रेड लाइंस देखनी है। अब इसके बाद सभी लोग उन दोनों को घेर लेते हैं और ग्योजिन योन को मारने के लिए उसके चाकू मारती है, लेकिन योन की मॉम जो कि यहाँ मौजूद थी वो बीच में आकर उसे बचा लेती हैं। वो मरते हुए योन को बताती हैं कि मेरे पास भी वो चश्मा था और मैंने उसे देख लिया था कि तुम्हारे डैड का अफेयर मेरी बहन के साथ चल रहा है और तभी मैंने उन्हें मारा था। इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, इसीलिए खुद को दोष मत देना। ये बोलकर उनकी डेथ हो जाती है। अब गुस्से में योन ग्योजिन पर हमला करती है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाती और उसके ही चाकू लग जाता है, जिसके बाद उसका खून निकलने लगता है। ग्योजिन उसे आसमान में उड़ाती है और उसका काफी सारा खून निकालती है। योन का सारा खून आसमान में इकट्ठा हो रहा था और उसके खून से एक बहुत बड़ी रेड बॉल बनती है जो कि असली दुनिया के ठीक ऊपर थी। इसके बाद योन जमीन पर गिर जाती है। फिर ग्योजिन अपनी पावर से उस रेड बॉल को रेड लाइंस में बदलती है और असली दुनिया में सभी के पास रेड लाइन भेज देती है। तभी योन दोबारा उठ जाती है क्योंकि वो अमर थी। योन ग्योजिन को मार देती है, लेकिन मरते मरते ग्योजिन कहती है कि हम दोनों को जिस मकसद से इस दुनिया में भेजा गया था वो अब पूरा हो चुका है। इसके बाद ग्योजिन मर जाती है और सभी लोग जो यहाँ पर मौजूद थे वो अब डरकर इधर उधर भागने लगते हैं और गायब हो जाते हैं। जीवुक भी दोबारा जाग जाता है। उसका चश्मा गिरता है और वो उसकी तरफ ही बढ़ने लगता है। इसके बाद योन वापस असली दुनिया में पहुंच जाती है। वो अब ठीक हो चुकी थी। ग्योजिन उसके पास आती है और उसे लेकर जाने लगती है। यहीं पर जीवुक भी असली दुनिया में आ चुका था। वो अब भी चश्मे के पीछे जा रहा था, लेकिन योन उसे रोक लेती है। यहीं पर रेड लाइंस अब असली दुनिया में सभी को दिखने लगी थी। शुरुआत में सभी लोग चौंके हुए थे और रेड लाइंस अचानक इंसानों को दूसरे इंसानों से कनेक्ट करने लगती हैं। सभी लोग काफी डर जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि ये रेड लाइंस क्या हैं। और फिर 1 साल बीत जाता है। अब सभी लोगों को ये समझ आ चुका था कि रेड लाइंस क्या दर्शा रही हैं, और इसी वजह से सभी लोग अपना चेहरा छुपाकर रहने लगे थे। योन जिसके सर पर एक भी रेड लाइन नहीं थी, वो भी अब एक नॉर्मल इंसान की तरह दुनिया में जिंदगी बिताने लगी थी। सियोना को भी होश आ चुका था और वो बिल्कुल ठीक थी, और जीवुक के सर पर इतनी सारी लाइंस होने के बाद भी उसे अब जीवुक से कोई दिक्कत नहीं थी और दोनों साथ में खुश थे। यहीं पर योन भी अब फिर से अकेली हो चुकी थी। वो अपने गांव में आ जाती है और जून की कब्र के पास जाकर उसे याद करने लगती है, लेकिन तभी अचानक से उसके सामने ग्योजिन का घोस्ट आ जाता है। और इसी एंडिंग के साथ ये कमाल की सीरीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।